नहीं किया है, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं ज़रा कॉल कर लूँ। अच्छा जी, लाइबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। वी डिड इन द लास्ट क्लास अबाउट लाइसोसोम, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। जो हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था कल, वी जस्ट डिड द एंडोसाइटोसिस। जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं कल के टॉपिक से रिलेटेड कि हमारे पास सबसे पहले तो दिस वाज द टॉपिक। आपको स्लाइड नज़र आ रही है? पहले मुझे ये बताइएगा बेटा, Yes, स्लाइड नज़र आ रही है? ओके। yes, yes. ये क्लियर स्लाइड है या मैं यहाँ पे शो करूँ, या आप मुझे बता दीजिए। इज दिस क्लियर और दैट इज क्लियर? विच वन? This both are clear. ओके। कल हमने जब लाइसोसोम का टॉपिक अपना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हमने इसकी जो बेसिक, जल्दी से क्विक रिव्यू लूँगी मैं, कि इसका जो इंट्रोडक्शन है लाइसोसोम का, वो हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इंट्रासेल्यूलरली। ठीक है, इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर जो मैकेनिज्म होता है डाइजेशन का, उसको कंट्रोल करता है लाइसोसोम। एज वेल एज लाइसोसोम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू क्लीन अप द वेस्ट मटेरियल आउट फ्रॉम द सेल साइटोप्लाज्म। लाइसोसोम का काम होता है कि ये क्लीन अप करे वेस्ट मटेरियल को आउट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म। एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ सेल ऑर्गेनल, कि अगर कोई सेल ऑर्गेनल ओल्ड हो गया है, डेड हो गया है, तो उनको उनकी उनकी जो रिसाइकलिंग होती है उन ओल्ड ऑर्गेनल की, उनको कंट्रोल करता है लाइसोसोम। कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ऑर्गेनल है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल सेल है या कोई और ऑर्गेनल है जो कि ओल्ड हो गए हैं या दे कंप्लीटेड देयर लाइफ स्पैन, तो अल्टीमेटली लाइसोसोम उनको रिप्लेस करके न्यू ऑर्गेनल्स जो है उनकी फॉर्मिंग में, उनकी रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा लाइसोसोम इटसेल्फ कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को हेल्प करते हैं। लेकिन डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है विच अकर्स इंट्रासेल्यूलर लेवल, जो कि इंट्रासेल्यूलर लेवल पे लाई करता है, वो 3 डिफरेंट कैटेगरी को क्रॉस करता है। दोज आर कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस, ऑटोफेगी एंड एक्सोसाइटोसिस। लाइसोसोम डिपेंड करता है इन तीनों के फंक्शंस के ऊपर। लाइसोसोम डिपेंड करता है इन तीनों के फंक्शंस के ऊपर। इसके बाद फिर हमने ये वाली स्लाइड की थी, दैट वाज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। ये आप एक दफ़ा से कोई रिव्यू कर लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रैग द टॉपिक हेयर, मैं यहाँ पे ड्रैग नहीं करूँगी टॉपिक को। लाइसोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। ये डायमीटर आपको ज़रूर याद होना चाहिए एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दे आर स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इट्स सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सैक है लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन है इसके अंदर, और उस सैक के अंदर डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, या यूँ समझ लीजिए कि यूजुअल बेसिस पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क करते हैं अपॉन सेल साइटोप्लाज्म, दोज आर प्रोटीएज, लाइपेस एंड न्यूक्लियसेस। प्रोटीएज फॉर प्रोटीन, लाइपेसेस फॉर लिपिड एंड न्यूक्लियसेस फॉर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए और आरएनए में बनता है, उनकी डाइजेशन के लिए न्यूक्लियसेस
एंजाइम है। अगर लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है तो ऑफ कोर्स दे वर्क बेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। ठीक है, और साथ ही साथ लाइसोसोम का जो इंटरनल मीडियम है, लाइसोसोमल सैक का जो इंटरनल मीडियम है, जो पीएच है, वो एसिडिक होता है। अब ये लाइसोसोम जो होते हैं ये अपने अंदर एंजाइम कंटेन करते हैं, डायरेक्टली एंजाइम कंटेन करते हैं, या ये एंजाइम किसी और फॉर्म में आते हैं, ये एंजाइम किसी और फॉर्म में आते हैं कहीं से, तो ऑफ कोर्स दे आर these enzymes which are protein made, these enzymes which are protein made, they formed on rough endoplasmic reticulum upon ribosome। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स में ये बनते हैं, आरईआर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके आ जाते हैं गोल्जी एपरेटस में, जहां पे आके इन प्रोटीन को एक डेजिग्नेशन मिलता है, एक रोल मिलता है कि दे कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू एंजाइम, ये अपने आप को एंजाइम्स में कन्वर्ट कर दें। और जब ये एंजाइम्स में कन्वर्ट कर देंगे तो जो सैक गोल्जी बॉडीज से अराइज होता है, उस सैक को, उस राउंडेड ऑर्गेनल को लाइसोसोम कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ इन शॉर्ट, लाइसोसोम अराइज फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। लाइसोसोम विच अपीयर्स लाइक अ स्फेरिकल सैक, इट अराइज फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज के अंदर जो प्रोटीन है वो एंजाइम्स की शक्ल में लाइसोसोम के अंदर इनक्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट स्लाइड की थी ये वाली कि फंक्शन क्या होता है। तो लाइसोसोम के 3 फंक्शन होते हैं, वन इज एंडोसाइटोसिस, देन ऑटोफेगी, देन एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में सबसे पहले हमें लाइसोसोम के जनरल मैकेनिज्म को समझना होगा कि क्या कहलाता है स्प्लिटिंग बॉडी, यानी कि लाइसिस से निकला है लाइसो, और सोम का मतलब होता है बॉडी। लाइसोसोम का काम होता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक डाउन और टू स्प्लिट सम मटीरियल इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म। लाइसोसोम का काम होता है कि ये किसी मटेरियल को या किसी बॉडी को ब्रेक डाउन कर दे अपॉन सेल साइटोप्लाज्म, बट बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सेकेंड पॉइंट हमने कल किया था जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, कि डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम में बिकॉज सेल इज अ केमिकल बैग, और केमिकल बैग के अंदर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम लाइसोसोम, लेकिन हमें फोकस करना होगा प्रोटिएसिस पे, न्यूक्लियसिस पे, लाइपेसिस पे। फिर एक मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था, ये दिस इज द पाथवे के लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं विच इज प्रोटीन मेड, वो बनते कहाँ पे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक राउंडेड वेजिकल्स के थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राउंडेड वेजिकल्स के थ्रू वो प्रोटीन आ जाएगा गोल्जी बॉडीज के अंदर। गोल्जी बॉडीज उन्हें फिनिश करेंगे, उनकी पैकेजिंग करेंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे, और अपने उस जगह से जो कि मैच्योरिंग फेज कहलाता है गोल्जी बॉडीज का, वहां से उस प्रोटीन को, उस एंजाइम को लिबरेट आउट कर देंगे अगेन इनटू अ सैक लाइक ऑर्गेनल, जिसको अब सिक्रीटरी वेजाइकल कहते हैं। सिक्रीटरी वेजाइकल का मतलब होता है कि वो वेजिकल्स जो कि सिक्रीशन दे रहे हों, वो वेजिकल्स जो कि सिक्रीशन दे रहे हों, सो इट इज कॉल्ड अ सिक्रीटरी वेजाइकल। सिक्रीटरी वेजाइकल्स के अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं, और ये एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर फ्यूज हो जाएंगे, और उसके बाद लाइसोसोम अपना कोई भी काम करेगा, लाइक एंडोसाइटोसिस करेगा, इनसाइड द सेल काम करेगा, एक्सोसाइटोसिस करेगा, आउटसाइड द सेल काम करेगा, या फिर सेल के अंदर ही डीजेनरेशन के प्रोसेस को हेल्प करेगा विच इज कॉल्ड एज ऑटोफेगी। ये भी हमने कल किया था। इसके बाद फिर लाइसोसोम अराइज फ्रॉम गोल्जी बॉडीज डिपेंड्स अपॉन दीज 3 फंक्शंस। नेक्स्ट स्लाइड जो हमने की थी, क्योंकि जब टॉपिक बीच में रह जाता है तो क्विक रिव्यू कराना जरूरी होता है, ये हमने कल कर लिया था कि एंडोसाइटोसिस इट इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एज यू ऑलरेडी नो कि 3 तरह की मूवमेंट जो है वो सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस काम करती हैं। वन इज डिफ्यूजन, देन इज ऑस्मोसिस, देन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहां पे फूड पार्टिकल या फूड मॉलिक्यूल की स्पेशली बात हो रही हो, जहां फूड पार्टिकल या फूड मॉलिक्यूल की स्पेशली बात हो रही हो फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, हमेशा उस प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एंडोसाइटोसिस जो है एक वर्ड है एक्चुअली जो कि रिलेट करता है, इट अकर्स, और से सुनना मेरी बात को, एंडोसाइटोसिस अकर्स बाय एन इनफोल्डिंग और एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। Endocytosis occurs by an infolding or extensions of cell membrane to form a vesicle or vacuole.
यानी कि एंडोसाइटोसिस बेशक एक मूवमेंट है, लेकिन अगर उसको सिंप्लीफाई करके समझें तो एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ इनफोल्डिंग हो जाना, सेल मेम्ब्रेन की टूवर्ड साइटोप्लाज्म इनफोल्डिंग हो जाना या एक्सटेंशन हो जाना, सेल मेम्ब्रेन की टूवर्ड साइटोप्लाज्म इनफोल्डिंग हो जाना या एक्सटेंशन हो जाना, दिस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। यानी कि जो भी मटेरियल, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके, सेल मेम्ब्रेन को इंटरनली इनफोल्ड करके एंटर होंगे, उस सब्सटेंसेस की मूवमेंट को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। एंडो का मतलब होता है इंटरनल, साइटोसिस का मतलब होता है सेल साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन व्हेन फोल्ड टुवर्ड सेल साइटोप्लाज्म, जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है टुवर्ड सेल साइटोप्लाज्म, तो जो भी मटेरियल उस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके टुवर्ड सेल साइटोप्लाज्म आ रहा है, चाहे वो फूड सब्सटेंसेस हो, मॉलिक्यूल हो, बैक्टीरियल सेल्स हो, जो भी चीज हो, या फिर कोई लिक्विड मटेरियल हो, क्योंकि लिक्विड मटेरियल आल्सो नीडेड बाय द सेल साइटोप्लाज्म, जो चीज भी सेल साइटोप्लाज्म की तरफ आ रही है क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड हो रही है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? पार्टिकल्स आ सकते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल आ सकता है, एनी पार्ट्स ऑफ सेल आ सकते हैं, इवन द होल सेल, दे मूव इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म। एक्चुअल में एंडोसाइटोसिस का रोल क्या है या उसका मेजर फंक्शन क्या है? कि बिकॉज सेल इज अ केमिकल बैग, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जो सेल का फंक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, सेल के फंक्शन को करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, सेल साइटोप्लाज्म को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर एंटर होंगे। बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर एंटर होंगे। अब टाइप्स पे अगर हम आ जाए एंडोसाइटोसिस की, क्योंकि एंडोसाइटोसिस एक मूवमेंट है जो कि किसी भी चीज को सेल साइटोप्लाज्म पे लेकर आ रहा है बाहर से अंदर। लेकिन एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स होती हैं, वन इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस, वन इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस। ठीक है, ये दोनों के नाम टेक्स्ट बुक में आपकी मैरी जॉन्स में और सॉपर दोनों के अंदर मौजूद है, आप उसको रीचेक भी कर लीजिएगा। फैगोसाइटोसिस कहते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस, सेल ईटिंग प्रोसेस। अब मैंने कल आप लोगों से पूछा था, देन यू गाइस टोल्ड मी कि फैगोसिटिक सेल्स होते हैं या फैगोसाइट सेल्स होते हैं, विच आर द टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू इनगल्फ बैक्टीरिया। याद आया आपको कि फैगोसाइट सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी की टाइप होती है जो कि बैक्टीरियल सेल को इनगल्फ करते हैं, और इस इनगल्फिंग के प्रोसेस को, इस खा जाने के प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो एंडोसाइटोसिस न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है टूवर्ड्स नॉर्मल सेल, एंडोसाइटोसिस न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है टुवर्ड्स नॉर्मल सेल। फैगोसाइटोसिस कहते हैं बैक्टीरियल सेल इन्वेजिनेशन इनटू द फैगोसाइट सेल, बैक्टीरियल सेल का फैगोसाइट सेल के अंदर एंटर होना, बैक्टीरियल सेल का फैगोसाइट सेल के अंदर एंटर होना, इसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। दिस इज अ सेल ईटिंग प्रोसेस। फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग प्रोसेस, यानी कि मटीरियल टेकन अप इन द सॉलिड फॉर्म, वो मटेरियल जो कि सॉलिड फॉर्म में टेकन अप करें फैगोसाइट सेल, उनको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे कि डब्ल्यूबीसीज, दे टेक्स अप बैक्टीरिया बाय द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस। अब आ जाओ पिनोसाइटोसिस किसे कहते हैं? पिनोसाइटोसिस कहते हैं सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, मटीरियल taken up by the cell in a liquid form, material taken up by the cell in a liquid form, the process is called as pinocytosis। सेल साइटोप्लाज्म को जिस भी लिक्विड की जरूरत होती है, जिस भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है इन अ लिक्विड फॉर्म, वो लिक्विड जब सेल के अंदर एंटर होगा तो उस मूवमेंट को कहते हैं पिनोसाइटोसिस। अब पिनोसाइटोसिस तो नॉर्मल सेल्स में हो सकता है, फैगोसाइटोसिस हमेशा फैगोसाइट सेल के अंदर होगा। याद रखना बच्चों, फैगोसाइट सेल के अंदर होगा। फैगोसाइट सेल्स आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी विच इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू इनगल्फ बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो नॉर्मल सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस होता है, पिनोसाइटोसिस होता है, और फैगोसिटिक सेल के अंदर फैगोसाइटोसिस होता है। इज दैट क्लियर? Yes, miss.
नीड फॉर एंडोसाइटोसिस बता चुकी हूं मैं, क्यों जरूरत होती है, ताकि सेल अपना न्यूट्रिएंट का इंटेक कर सके, सेल की कंपोजिशन कंट्रोल में रहे, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो सके। देखो सेल बहुत माइन्यूट इन साइज है, हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन सेल इटसेल्फ अ केमिकल फैक्ट्री। यू कैन इमेजिन सेल एज अ केमिकल फैक्ट्री। सेल टेक्स अप रॉ मटेरियल, सेल का काम होता है कि वो रॉ मटेरियल को लेता है, it distribute that raw material upon the areas on cell cytoplasm. Even they digest or break down that raw material into simplified form to give energy. तो हम समझते हैं कि हमने अपने फूड का इंटेक किया, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन मेटाबॉलिज्म हो रही है, लेकिन एक्चुअल वो तमाम केमिकल रिएक्शन, चाहे वो रेस्पिरेशन के हों, चाहे वो डाइजेशन के हों, चाहे वो मेटाबॉलिज्म के हों, या वो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल हो, ये सारी चीजें एक एक सेल के अंदर होती हैं स्टूडेंट्स। ये तमाम चीजें इंडिविजुअल सेल्स के अंदर होती हैं, और जब तमाम के तमाम सेल्स साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं तो दे आर कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। बाद में हम उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं कि दैट ह्यूमन बीइंग, एनिमल और प्लांट इज परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, लेकिन एक्चुअली उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंडिविजुअल सेल ने काम किया था। तो एंडोसाइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, उसकी नरिशमेंट या उसकी न्यूट्रिएंट की नीड को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आपको दिखाई थी ये वाली स्लाइड, जो कि प्योर एंडोसाइटोसिस है। यहाँ फैगोसाइटोसिस नहीं हो रहा, यहाँ पिनोसाइटोसिस नहीं हो रहा, दिस इज प्योर एंडोसाइटोसिस। एज वी ऑलरेडी नो दिस इज एनिमल सेल। ये देखो क्यों के एनिमल सेल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, नॉट द सेल वॉल। तो इरेगुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में होती है। एनिमल सेल साइटोप्लाज्म कंटेन न्यूमरस नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल। ये ओ लेवल्स में भी पढ़ के आए हो, ए लेवल्स की डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया था कि एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल होते हैं जिनका एज सच कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, स्पेशली रिलेटेड टू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन वो डाइजेशन होती है विच अकर्स इन ऑर्गन और इन द कैविटी, जो कि ऑर्गन में होती है या कैविटी में होती है, लाइक माउथ कैविटी, लाइक स्टमक कैविटी, लाइक इंटेस्टाइनल कैविटी, ड्यूडेनम। कैविटी के अंदर जो डाइजेशन होती है, ऑर्गन के अंदर जो डाइजेशन होती है, उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहते हैं। लेकिन हमारे पास दो तरह की डाइजेशन होती है। वन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, और एक दूसरी डाइजेशन होती है विच इज कॉल्ड एज इंट्रा सेल्यूलर। एक सेल के अंदर भी डाइजेशन होती है, उस सेल के अंदर की डाइजेशन को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, एंड दैट इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन टेक प्लेस by the help of lysosome. इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन जो सेल साइटोप्लाज्म पे होगी, इट टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। ये छोटे छोटे से स्मॉल वैक्यूल ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट होते हैं अपॉन सेल साइटोप्लाज्म। स्टिमुलस पहला पॉइंट कहां से स्टार्ट हुआ, द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस comes in contact into the cell membrane. The complex food substances comes in contact into the cell membrane. It will crosses the plasma membrane or cell membrane and enter upon cell cytoplasm. जैसे ही complex food substance by the help of एंडोसाइटोसिस एंटर हुआ, तो इट विल इनक्लोज बाय द वैक्यूल। उस फूड को वैक्यूल ने अपने अंदर रैप कर लिया, इनक्लोज कर लिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एंडोसाइटोसिस किसको कहते हैं, इनफोल्डिंग और एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एंडोसाइटोसिस किसको कहते हैं, इनफोल्डिंग और एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आप मुझे बताइएगा, क्या ये सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन हो रही है अंदर की तरफ, क्या ये इनफोल्डिंग हो रही है सेल मेम्ब्रेन की इंटरनली? आप मुझे बताइए, यस और नो। इज दिस द एक्सटेंशन और इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन गाइस? Yes, students. Yes. This is the enfolding or Yes, ma'am. extensions of cell membrane. Vacuole ने food particle को enclose किया. Now the vacuole is called as, अब वो vacuole क्या कहलाएगा, food vacuole, क्योंकि इसके अंदर food enclose है। उस food vacuole के साथ lysosome attach हो जाएंगे, और सबको पता है कि lysosome is produced by Golgi bodies या Golgi apparatus. Lysosome किसने produce किया, Golgi apparatus ने। Inside the lysosome, it consists of digestive enzyme at
acidic pH. Inside the lysosome, it consists of digestive enzyme at acidic pH. Lysosome come towards the food vacuole. Lysosome food vacuole के पास आए, they fuses with the food vacuole, fuse हो गए food vacuole के साथ, and they secrete their enzyme inside the food vacuole. उन्होंने अपने enzyme को secrete कर दिया inside the food vacuole. Digestion occurs, hydrolytic reaction occurs, and it break down that complex food material into simpler one. अब यहाँ पे food vacuole बना हुआ है. मैं आपको बता दूं कि food vacuole is being rupture, food vacuole rupture हो जाएगा. The membrane of food vacuole is being rupture. membrane जो होगी food vacuole की rupture हो जाएगी, and it will remove out or it will liberate out the simpler product, और वो simpler product distribute हो जाएंगे upon cell cytoplasm. This is pure endocytosis. इसके बाद फिर एंडोसाइटोसिस के बाद अब जो फूड वैक्यूल, ओल्ड फूड वैक्यूल, अभी मैंने आपको बताया कि उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, जिसकी वजह से उसने अपने सिंपलर प्रोडक्ट को सेल साइटोप्लाज्म पे लिबरेट कर दिया, मूव कर दिया. तो ओल्ड फूड वैक्यूल, डेड फूड वैक्यूल, डेड ऑर्गेनल जितने भी होते हैं अपॉन सेल साइटोप्लाज्म, उनको भी रिप्लेस कर देता है, रिप्लेनिश कर देता है लाइसोसोम. ये लाइसोसोम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इट इज हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग इंटरनल एनवायरनमेंट क्लीन. ये इंटरनल एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है. कैसे रखता है? बाय द हेल्प ऑफ ऑटोफेगी. ऑटोफेगी किसको कहते हैं? इट इज द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर विद इन द सेल आर engulfed and digested by lysosome. It is the process by which unwanted structure within the cell are engulfed and digested by lysosome. ठीक है, क्या होगा कि जितने भी ओल्ड ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया ओल्ड हो गया है, गोल्जी बॉडीज हो गई हैं, गोल्जी वेसिकल्स हो गए हैं, फूड वैक्यूल हो गए हैं, जो भी ऑर्गेनल, दे कंप्लीटेड देयर लाइफ स्पैन. उन्होंने अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर दिया. दे कंप्लीटेड देयर फंक्शन, दे कंप्लीटेड देयर रोल. उन्होंने अपना रोल कंप्लीट किया, अपना फंक्शन कंप्लीट किया. तो नाउ दे बिकम अनवांटेड एनीमोर. ठीक है, वो मजीद अनवांटेड होंगे फॉर सेल साइटोप्लाज्म. उस अनवांटेड मटेरियल को लाइसोसोमल सेल्स या लाइसोसोमल ऑर्गेनल डाइजेस्ट कर देंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे, या इनगल्फ करके, रिसाइकिल, इनगल्फ करके रिमूव आउट कर देंगे आउट फ्रॉम सेल साइटोप्लाज्म. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोफेगी. और ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है सेल का, क्योंकि इंटरनली अगर डेड सेल्स, डेड ऑर्गेनल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होंगे तो दे विल ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब द केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल. ये सेल के केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब कर देंगे. तो सेल को इंटरनली क्लीन होना बहुत जरूरी है. सेल का इंटरनली क्लीन होना जरूरी है. उस क्लीन होने के लिए ऑटोफेगी का प्रोसेस करता है लाइसोसोम. जो भी सेल के पार्ट्स डेड हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, उनको अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा, डाइजेस्ट करके रिमूव कर देगा आउट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, सेल के बाहर रिमूव कर देगा. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोफेगी. ऑटोफेगी में कोई मसला? कल मैंने ये नहीं करवाया था. ऑटोफेगी इससे ज्यादा डिटेल नहीं है हमारे पास. ये टॉपिक क्लियर है ऑटोफेगी का आपको बेटा? ओके, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कि व्हेन दैट डेड मटेरियल, दैट डेड ऑर्गेनल मूव्स आउट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, जब ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर चले जाते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस का बिल्कुल ऑपोजिट होता है एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि इट कॉजेस a process by which content of cell cytoplasm or cell vacuole release out of the cell towards the external environment across the cell membrane. सेल साइटोप्लाज्म पे, सेल वैक्यूल के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसका सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर की तरफ चले जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस. अब एक बात यहां समझने वाली है, नॉट ऑलवेज रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इज रिलेटेड टू एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस में सिर्फ वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता सेल साइटोप्लाज्म के बाहर, बल्कि एक्सोसाइटोसिस के अंदर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मटेरियल ऑल्सो मूव्स आउट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन. कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल भी होते हैं जो सेल के अंदर बनते हैं और उनको सेल के बाहर मूव करना होता है ताकि वो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर एरिया में जाके अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकें, फुलफिल कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि
Ribosomes are responsible to produce protein. Some of the protein is converted into enzyme for lysosome. कुछ प्रोटीन तो लाइसोसोम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, कुछ प्रोटीन एंजाइम्स में कन्वर्ट हो गए फॉर लाइसोसोम, कुछ प्रोटीन एज इट इज रहेंगे, एंड दे दैट प्रोटीन मस्ट रिमूव आउट फ्रॉम सेल साइटोप्लाज्म, मूव्स टुवर्ड्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उन प्रोटीन को सेल के बाहर जाना है टुवर्ड्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सो दैट द प्रोटीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टुवर्ड्स अनदर, ताकि वो प्रोटीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके वन पार्ट ऑफ बॉडी से टुवर्ड्स अनदर। तो ये मत समझना कि एक्सोसाइटोसिस सिर्फ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल है, नो, exocytosis is the removal of all the material that is present upon cell cytoplasm, and they crosses the cell membrane and moves out towards extracellular environment. This is called as exocytosis. वेस्ट मटेरियल भी जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल भी जाएंगे एक सेल से दूसरे सेल में, एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, जैसे कि व्हेन अ सेल प्रोड्यूसेस सब्सटेंसेस फॉर एक्सपोर्ट, when a cell produces substances for export such as protein or some of the toxins or waste product, it has to remove out by the process of exocytosis. अब इसकी आप ये स्लाइड देखें तो आपको मजीद क्लियर होगा। प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस होता कैसे, पहले मुझे ये बताओ कि ये स्लाइड क्लियर है, ये स्टेटमेंट क्लियर है, या मैं आपको पढ़ के बताऊं? ये स्लाइड क्लियर है बेटा आपको? द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप्स। जी थोड़ी सी ब्लर है मगर दिख रहा है। ब्लर है, मैं बिल्कुल आपको सब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अगर ब्लर है, मुझे अंदाजा हो रहा था कि थोड़ी सी ब्लर होगी। एग्जांपल क्या था? एग्जांपल, 1 minute. This is when a cell produces substances like protein. Protein is a important material that is needed by other parts of body, as well as cell produces some waste material like toxins, carbon dioxide and some other toxic material. दोनों चीजें जब सेल के बाहर जाती हैं तो वो एक्सोसाइटोसिस कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन सेल के बाहर जाने के स्टेप्स है ना, यानी सेल साइटोप्लाज्म पे अगर प्रोटीन मौजूद है या टॉक्सिन्स मौजूद हैं तो ये सेल के बाहर जंप करके जाएंगे, स्विम करके जाएंगे या क्रॉस करके जाएंगे सेल मेम्ब्रेन को। कैसे जाएंगे? दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स, ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं। व्हाट आर दोज फॉलोइंग स्टेप्स? आफिया, लुक एट दिस, दीज। सबसे पहले वेजिकल्स, हम सबको पता है दीज आर द वेसिकल्स, ठीक है, ये गोल्जी वेजिकल्स हो गए, सेल वेजिकल्स भी कहलाते हैं, गोल्जी वेजिकल्स। अब तुम लोगों को ये बात मालूम है व्हाट आर वेजिकल्स? वैक्यूल तो सबको पता होगा, वेजिकल्स क्या होते हैं ये मालूम है आपको? व्हाट आर वेजिकल्स? हम लोग हर स्लाइड में वेजिकल्स के बारे में बात करते हैं ना, गोल्जी वेजिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेजिकल्स हो गए, सब वेजिकल्स होते हैं। वैक्यूल तो सबको पता है, दिस इज अ हॉलो कैविटी। वैक्यूल एक हॉलो कैविटी होती है विच इज फिल्ड विथ फ्लूइड, या तो फूड उसके अंदर आ जाएगा तो वो फूड वैक्यूल कहलाएगा, या कोई भी और मटेरियल होगा, सेल सैप अगर फिल हो गया तो वो सैप वैक्यूल कहलाएगा प्लांट सेल में। वेजिकल्स किसको कहते हैं शायद आपको नहीं पता, ठीक है बताती हूँ। वेजिकल्स इज अ सेल्यूलर ऑर्गेनल, सेल का ऑर्गेनल है, सेल का पार्ट है, पहला पॉइंट है वेजिकल्स का, इट इज अ सेल्यूलर ऑर्गेनल। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, गोल्जी बॉडीज, ये सारे ऑर्गेनल है ना, बिल्कुल इसी तरह से सेल का एक ऑर्गेनल है वेजिकल, ठीक है। अब एक्चुअल वेजिकल का काम क्या होता है कि इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका काम ये होता है कि ये अपने अंदर इनक्लोज करता है मटीरियल को और ये एक्ट करता है एज अ कैरियर टू ट्रांसपोर्ट दोज मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चाहे वो सेल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए या सेल के अंदर से सेल के बाहर मूव आउट करे बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो वेजिकल एक राउंडेड ऑर्गेनल है जो इनक्लोज करता है मटेरियल को, अपने अंदर स्टोर करता है मटेरियल को और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज वेजिकल। और वेजिकल का नाम क्यों दिया गया है कि बिकॉज सेल नीड्स टू मूव मॉलिक्यूल मैनी टाइम्स, है ना, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें मल्टीपल टाइम्स मूव करती हैं, जैसे फूड वैक्यूल है, जैसे कि ड्रिंकिंग मटेरियल है, जैसे कि टॉक्सिक मटेरियल है, वो एक दफा 24 आवर्स में एक दफा नहीं मूव करते बल्कि वो कंटिन्यूअसली ये डिग्रेडेशन और अपग्रेडेशन होती रहती है, यानी कि इनटेक ऑफ मटेरियल और एग्जिट ऑफ मटेरियल होता रहता है।
तो एक्चुअली जब कोई ऑर्गेनल कंटिन्यू काम करता रहे ट्रांसपोर्ट का तो उसको वेजिकल कहा जाता है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि वैक्यूल और वेजिकल दोनों का काम यही है, लेकिन वैक्यूल एक जगह मौजूद होते हैं, वेजिकल ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को अपॉन सेल साइटोप्लाज्म। अब एक्सोसाइटोसिस में फॉर एग्जांपल दिस इज टॉक्सिन, फॉर एग्जांपल दिस इज टॉक्सिन, ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल है, ये सेल साइटोप्लाज्म पे था, इसको वेजिकल्स ने अपने अंदर इनक्लोज कर दिया, वेजिकल्स ने अपने अंदर इसको इनक्लोज किया ताकि ये स्कैटर्ड ना हो जाए, डिस्पर्स ना हो जाए अपॉन सेल साइटोप्लाज्म। जब इन्होंने इनक्लोज कर दिया, नाउ second step is the movement of these vesicle towards cell membrane. The second step is the movement of these vesicles towards the cell membrane. ये vesicles cell membrane की तरफ जाके fuse हो जाएंगे with the cell membrane. These vesicles now transport towards the cell membrane and fuses with the membrane. फ्यूज होने के बाद, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि सेल मेम्ब्रेन इज पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, it allows selective molecule to enter into the cell, to move out the cell. तो ultimately cell membrane will open up like this, वेजिकल्स इस तरह से ओपन हुए, दे कॉजेज द परमिएबिलिटी ऑफ दीज टॉक्सिक मटेरियल, उन्होंने परमिएबिलिटी को इंक्रीज किया इस टॉक्सिक मटेरियल के। और ये देखिए कि दीज वेजिकल मेम्ब्रेन व्हेन फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन दे रिलीजेस द कंटेंट आउट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। अब इन्होंने क्या किया, उस टॉक्सिक मटेरियल को सेल के बाहर मूव कर दिया। दिस एरिया, ये जो पिंक वाला एरिया है, दिस इज इंट्रासेल्यूलर environment, this blue area is extracellular environment। तो टॉक्सिक को तो अंदर से बाहर जाना है, तो यहां से इस वेजिकल के अंदर टॉक्सिन्स इनक्लोज हुए, फिर ये वेजिकल यानी कि राउंडेड ऑर्गेनल फ्यूज हो गए विद द सेल मेम्ब्रेन, देन दे ओपन अप द मार्जिन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड रिमूव आउट द टॉक्सिक मटेरियल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी गाइस टॉक्सिक मटेरियल की, आप यहाँ पे इसको प्रोटीन भी समझ सकते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन भी समझ सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे टॉक्सिन्स रिमूव हुए तो प्रोटीन कैसे रिमूव होते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू। ये देखें, ये सिक्रीटरी वेसिकल्स है, लाइक दिस secretory vesicles, the molecule which is present in these vesicle, ये molecule present है, protein molecule है। अब ये secretory vesicles fuse हो गए with the cell membrane, this area is cytoplasm, this area is extracellular area, the vesicle fuse with the cell membrane, vesicle fuse हो जाएंगे cell membrane के साथ, cell membrane, the margins of cell membrane open up, the margins of plasma membrane open up, और उसके बाद ये जितने भी molecule थे प्रोटीन के, ये एक्सपेल आउट हो गए, रिमूव हो गए बाय द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बिकॉज देयर कॉन्सेंट्रेशन इज हाई इंटरनली, देयर कॉन्सेंट्रेशन इज लो आउटवर्ड। तो बिकॉज of the concentration gradient, by the help of diffusion they will diffuse out, the process is known as exocytosis। ये क्लियर हुआ आपको? जी। What about you आफिया? जी मिस। ओके मारिया, आपको समझ आया बेटा? जी मैम। ओके, एक और स्लाइड है soluble protein से related, how protein remove out from cell cytoplasm। look at this, ये देखें, प्रोटीन which is in packaging inside the Golgi bodies, कुछ प्रोटीन एंजाइम्स बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते। These are the soluble protein जो कि एंजाइम्स नहीं बने, these are the soluble protein जो कि एंजाइम्स नहीं बने, ठीक है। थ्रू ट्रांसपोर्ट वेजिकल, एक वेजिकल जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक जो कि सिक्रीट आउट कर रहा है, ठीक है, थ्रू द वेजिकल। ये आपके सिलेबस में नहीं है, द टाइप्स ऑफ वेजिकल्स आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको वेजिकल पता होना चाहिए कि ये एक्ट एज अ कैरियर होते हैं। तो प्रोटीन जो कि गोल्जी बॉडीज के अंदर प्रेजेंट थे, कुछ प्रोटीन एंजाइम बन के लाइसोसोम में चले गए, हम उनकी अभी बात नहीं कर रहे। जो प्रोटीन एंजाइम्स नहीं बने वो सॉल्युबल प्रोटीन वेजिकल्स के अंदर इनक्लोज हुए, ये देखें, कुछ यहाँ पे इनक्लोज हो गए, कुछ यहाँ पे इनक्लोज हो गए, एंड नाउ दीज वेजिकल्स बीइंग फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन, ये वेजिकल यहाँ सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गए। सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने के बाद द मार्जिन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बीइंग ओपन अप। ये मार्जिन आसानी से ओपन नहीं होते। व्हेन वी विल डू द सेकंड चैप्टर सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट का जब चैप्टर हम करेंगे, एंड व्हेन वी विल डू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करके बाहर जा रहे हैं। ये मैकेनिज्म मैं वहां पे डिस्क्राइब करूंगी, ये एक प्रॉपर डिटेल है इसकी, इस मैकेनिज्म की। यहाँ पे तो सिर्फ आप इसको सिंप्लीफाई करके समझें कि प्रोटीन को इनक्लोज किया वेजिकल्स ने। ये दो तरह के वेजिकल्स हैं जिन्होंने प्रोटीन को इनक्लोज कर लिया और उसको रिलीज आउट कर दिया थ्रू सेल साइटोप्लाज्म बाय द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस, यानी कि प्रोटीन की जिन दूसरे ऑर्गन को, टिश्यूज को, सेल को, या फिर याद करो ओ लेवल्स में प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है। वो प्लाज्मा में प्रोटीन कहां से आता है? फ्रॉम दिस एरिया। तो ये प्रोटीन जब सेल से बाहर मूव आउट होते हैं, क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। मैंने एक तरफ आपको टॉक्सिक मटेरियल का रिमूवल बता दिया, दूसरी तरफ आपको प्रोटीन का रिमूवल बता दिया। इज दैट क्लियर? यस। लास्ट टॉपिक ऑफ लाइसोसोम, लास्ट टॉपिक ऑफ लाइसोसोम यानी लास्ट स्टेज ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के 4 स्टेजेस थे, एंडोसाइटोसिस, ऑटोफैगी और एक्सोसाइटोसिस। इसके अलावा लाइसोसोम का एक और इंपॉर्टेंट काम है, it is responsible for autolysis, it is responsible for autolysis। लाइसोसोम ऑटोलिसिस भी करता है। जैसे हर प्रोसेस का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है, एंडोसाइटोसिस की सिंपल एक्सप्लेनेशन बताई, ऑटोफैगी की बताई, एक्सोसाइटोसिस की बताई, तो ऑटोलिसिस को समझने से पहले इसकी जनरल डेफिनेशन पे आ जाओ। जनरल डेफिनेशन, इनसाइड द सेल, इस स्लाइड को समझने से पहले मेरी बात गौर से सुनो। inside the cell cytoplasm when cell organelles, inside the cell cytoplasm when cell organelles become old, when cell organelles become old or they completed their activity, they completed their lifespan, so they become they are called as degenerated cells। वो क्या कहलाते हैं? degenerated cells। वो सेल ऑर्गेनल जो अपना काम खत्म कर चुके होते हैं या जो अपने फंक्शन परफॉर्म कर चुके होते हैं, वो degenerated cells कहलाते हैं। लाइसोसोम का काम होता है दे डाइजेस्ट द बॉडी पार्ट्स ऑफ दोज ऑर्गेनल। लाइसोसोम का काम होता है दे डाइजेस्ट द बॉडी पार्ट्स ऑफ दोज ऑर्गेनल। ये पूरे के पूरे उन पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनल को, उन पूरे डेड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनल को अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं। लाइसोसोम का ये भी काम होता है फैगोसिटिक सेल की तरह कि दे इनगल्फ द डेड सेल्स और द पार्ट ऑफ डेड सेल। अगर कोई एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्जी बॉडीज का या फूड वैक्यूल का कोई एक पार्ट डेड हो गया है, तो वो उस सेल डेब्रिस को या उस डेड पार्टिकल ऑफ मेम्ब्रेन को, डेड पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनल को अपने अंदर इनगल्फ करके एक्ट करते हैं एज अ सुसाइडल बैग। दे इटसेल्फ एक्ट एज अ सुसाइडल बैग, ताकि वो जो डीजेनरेटेड पार्ट है वो सेल साइटोप्लाज्म पे ना रहे कि इट विल अल्टीमेटली डिस्टर्ब्स द केमिकल रिएक्शन, कि कहीं वो केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब करें। तो लाइसोसोम ऑटोलिसिस भी करते हैं, यानी ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन भी कर देते हैं सेल डेब्रिस को, डेड पार्टिकल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल को। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोलिसिस। और जब एक दफा लाइसोसोम उनको इनगल्फ कर लें तो दे कैन नॉट रीस्टार्टेड देयर लाइफ अगेन। वो वापस अपनी लाइफ को स्टार्ट नहीं कर सकते वो लाइसोसोम, क्योंकि एक लाइसोसोम रिलीज नहीं होता, न्यूमरस नंबर ऑफ लाइसोसोम्स रिलीज होते हैं। तो उसमें से कुछ लाइसोसोम इनगल्फ कर लेते हैं उन डेड पार्टिकल्स को, उन डेड सेल्स को जो कि सेल साइटोप्लाज्म पे मौजूद होते हैं, और जो अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं दे कंप्लीटेड देयर लाइफ, दे कैन नॉट रीस्टार्ट देयर लाइफ। इसीलिए उन लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है कि वो सुसाइड करते हैं, खुद इनगल्फ करते हैं उन डेड पार्टिकल को और खुद खत्म हो जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। ठीक है, ऑटोलिसिस डायरेक्टली लिंक करता है विद द लाइसोसोम। इसको मजीद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस स्लाइड में। Autolysis refers to the digestion of own cells by the lysosome. Digestion of own cells by the lysosome. In autolysis, the lysosome digests its own cells. अब तुम लोग समझ रहे होगे ये वो वाली डाइजेशन है जो हमने एंडोसाइटोसिस में पढ़ी थी। नहीं, ये एंडोसाइटोसिस वाली डाइजेशन नहीं है, बल्कि मेरी बात समझना कि कुछ सेल के पार्ट, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज,
फूड वैक्यूल, ये सारे सेल ऑर्गेनल हैं, ठीक है, इनकी डिफरेंट शेप है इनऑर्गेनल की। सम टाइम इनऑर्गेनल का कोई एक पार्ट जो होता है वो डेड हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, तो वो डेड पार्ट डेड डेब्रिस कहलाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ डेड मटेरियल कहलाते हैं। वो डेड मटेरियल अगर सेल साइटोप्लाज्म पे अननेसेसरी पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो इट विल डैमेजेस और इट विल इफेक्ट द केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल, ये सेल के केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब करेंगे। तो लाइसोसोम चूंकि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करते हैं, तो जब ये देखते हैं कि ये सेल पार्टिकल्स डेड हो गए हैं और सेल साइटोप्लाज्म पे अननेसेसरी मौजूद हैं, तो ये उन सेल पार्टिकल को अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं। जब अपने अंदर इनगल्फ करते हैं तो इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। लाइसोसोम एक्ट एज अ सुसाइडल बैग, ये उन डेड मटेरियल को, डेड पार्टिकल्स को अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा, इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस में उस पर्टिकुलर लाइसोसोम का लाइफ भी एंड हो जाता है। इट मींस कि दैट लाइसोसोम कैन नॉट रिसाइकिल अगेन देमसेल्व्स, वो अपने आप को रिसाइकिल नहीं कर सकते, रीस्टार्ट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई द पर्टिकुलर लाइसोसोम इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। यहां तक बात आपको समझ आई? जी मिस। क्या समझ आया आप मुझे बताइएगा। हाउ लाइसोसोम रिलेटेड टू द ऑटोलिसिस प्रोसेस? वो अपने वो सेल को खुद इंगल्फ कर देता है, सेल के पार्ट्स को, ठीक है, सेल के पार्ट्स को। ऑर्गेनल के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो डेड हो जाते हैं, तो उनको लाइसोसोम अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो इनगल्फिंग का प्रोसेस होता है, इसमें लाइसोसोम एक्ट एज अ सुसाइडल बैग, कि ये खुद सुसाइड करते हैं। इनको पता है कि अगर ये उस डेड पार्टिकल को इनगल्फ करेंगे तो ये खुद भी जिंदा नहीं रह सकेंगे, लेकिन चूंकि ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं सेल पे, तो इसीलिए इनगल्फ कर लेते हैं उस डेड पार्टिकल ऑफ सेल ऑर्गेनल को और खुद खत्म हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोलिसिस। लेकिन कहीं कहीं ये हमारी बॉडी के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। कैसे? आपने डेवलपमेंटल चेंजेस पढ़ी हैं टेडपोल की टूवर्ड्स एन एडल्ट फ्रॉग? डेवलपमेंटल चेंजेस होती है ना टेडपोल की, लार्वा से टेडपोल, टेडपोल से फिर मेटामॉर्फोसिस का एक प्रोसेस होता है, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं डेवलपमेंटल चेंजेस, जो कि टेडपोल से एक एडल्ट फ्रॉग बनाता है। इसमें क्या होता है ये देखें, इसमें ये होता है कि दिस इज एक्चुअली अ टेडपोल, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड टेल। एक सेकेंड, दिस इज द टेडपोल विच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड टेल। अब जब एडल्ट फ्रॉग होता है, लाइबा, मारिया, मिसबा, समझना इस बात को, जब एक एडल्ट फ्रॉग होता है तो दैट एडल्ट फ्रॉग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ दैट इलोंगेटेड टेल। उसकी इलोंगेटेड टेल नहीं होती, बल्कि ये इस तरह की अपीयरेंस होती है उसकी टेल की कि वो शॉर्ट हो जाते हैं और मेच्योर हो जाते हैं। तो ये डेवलपमेंटल चेंजेस जो होती हैं टेडपोल से अप टू एन एडल्ट फ्रॉग, इस डेवलपमेंटल चेंजेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लेकिन इसके अंदर ये जो अननेसेसरी पार्टिकल या ये जो अननेसेसरी पार्ट होता है टेल का, इसको इंटरनली लाइसोसोम अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं। जब लाइसोसोम, क्योंकि दिस इज द एनिमल सेल, फ्रॉग है तो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम क्या करते हैं, इस एक्स्ट्रा टेल को या इस इलोंगेटेड टेल को, क्योंकि ये डेड पार्ट है समझ लीजिए, इसका कोई काम नहीं होता फ्रॉग के अंदर, तो इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेंगे। इनगल्फ करके लाइसोसोम खुद तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये इनगल्फिंग जो होती है ये मेटामॉर्फोसिस को लीड करती है कि टेडपोल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। तो ऑटोलिसिस हमेशा नुकसान नहीं करता सेल को, ऑर्गन को या ऑर्गन सिस्टम को। समटाइम इट इज बीइंग हेल्पफुल, ये हेल्पफुल भी होता है कि ये अगर कोई अननेसेसरी पार्ट है किसी भी बॉडी का, तो उस अननेसेसरी पार्ट को लाइसोसोम अपने अंदर इनगल्फ करते चले जाते हैं, ताकि एक टाइम ऐसा आए कि वो एक एडल्ट स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो सके। ये तो हो गई फ्रॉग की बात। ऑटोलिसिस हमारी बॉडी में भी होता है। किस तरह से होता है कि जब यूं समझ लीजिएगा कि आपने देखा होगा कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी यूट्रस जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। आपने नोटिस किया कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी यूट्रस एक्सपेंड हो जाते हैं, यूट्रस ग्रोज मच लार्जर अकॉर्डिंग टू अकोमोडेट द ग्रोइंग बेबी। ग्रोइंग बेबी को अकोमोडेट करने के लिए, उनके मास को, उनके वॉल्यूम को, उनके साइज को अकोमोडेट करने के लिए, जो यूट्रस नॉर्मल साइज का होता है हमारी बॉडी में, वो एक्सटेंड हो जाता है, ग्रो हो जाता है अप टू अ लार्जर एक्सटेंड। लेकिन आफ्टर बर्थ,
After birth, the size of uterus gradually returns to its normal size. After birth, the size of uterus gradually returns to its normal size by self-digestion or by autolysis process. By self-digestion और बाय ऑटोलिसिस प्रोसेस कि हमारे यूट्रस के अंदर जो हमारे इनलार्ज यूट्रस थे उनके अंदर जो लाइसोसोम थे उन्होंने उन एक्सेस नंबर ऑफ यूटेराइन सेल्स को इनगल्फ कर लिया. जो एक्सेस नंबर ऑफ यूटेराइन सेल्स थे जब वो इनगल्फ हो गए तो हमारी बॉडी में आफ्टर द बर्थ आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल साइज के नॉर्मल नंबर के यूटेराइन सेल्स मौजूद होंगे जिसकी वजह से जो हमारी एब्डोमिनल प्रोट्रूजन होती है इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाती है. कभी आपने नोटिस किया अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व किया करें. प्रेगनेंसी में यूट्राइन वॉल बल्ज आउट हो जाती है. आफ्टर डिलीवरी यूट्राइन वॉल कंप्रेस बैक हो जाती है. ये जो कंप्रेसिंग का प्रोसेस होता है ये इंटरनली होता है बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम. लाइसोसोम क्या करेंगे वो जो एक्सेस नंबर ऑफ यूटेराइन सेल्स हैं जिनका अब कोई और काम नहीं है क्योंकि डिलीवरी हो चुकी है तो वो उन यूटेराइन सेल्स को अपने अंदर इनगल्फ करेंगे ताकि एक्सेस नंबर ऑफ यूटेराइन सेल्स एंड हो जाएं और नॉर्मल नंबर ऑफ यूटेराइन सेल्स रहें. जब नॉर्मल नंबर ऑफ यूटेराइन सेल्स रहेंगे तो अल्टीमेटली जो एब्डोमिनल अपीयरेंस होगी जो एब्डोमिनल शेप होगी इट रिटर्न बैक टू इट्स नॉर्मल लेवल. दिस इज कॉल्ड एज ऑटोलिसिस. अब समझ आया आपको कि लाइसोसोम सिर्फ और सिर्फ सुसाइडल बैग के तौर पे काम इसलिए नहीं करता कि ये कोई हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेगा बल्कि इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी एज वेल. ये हमारी बॉडी की डेवलपमेंटल चेंजेस में बहुत हेल्प करता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास? यस मिस. मेटामॉर्फोसिस एम्फीबियंस आप लोगों को शायद मुश्किल से समझ आए लेकिन यूटेराइन चेंजेस स्पेशली गर्ल्स को आसानी से समझ आ सकता है इसलिए कि आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आसपास कि किस तरह से डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं. दिस इज ऑल अबाउट लाइसोसोम. लाइसोसोम के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज वो थोड़े प्रेगनेंसी में शो नहीं करता ना तो वो क्या होता है? प्रेगनेंसी में क्या चीज शो नहीं होता बेटा? थोड़े लोगों के वो स्वेलिंग नहीं होती ना स्टमक की तो हाँ यूट्राइन लाइनिंग बल्ज आउट नहीं होती. बहुत दफा ऐसा होता है समटाइम्स इट इज ड्यू टू द अंडरवेट और अंडर साइज बेबी के बेबी का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ बेबी का वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ इसकी वजह से भी. और समटाइम्स इट इज ड्यू टू सम इनहेरिटेड चेंजेस कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि यूटेराइन वॉल बहुत बल्ज आउट नहीं हो रही तो उस फैमिली के अंदर ये कंडीशंस चलती हैं वरना यूजुअली 90% यूटेराइन वॉल जो होती है वो बल्ज आउट हो जाती है. ओके. अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आफ्टर लाइसोसोम दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया काफी शॉर्ट हमारा टॉपिक है. माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन क्या है स्लाइड अगर आपको नजर आ रही हो अदरवाइज मैं आपको पढ़ के बताऊं. द वर्ड माइटोकॉन्ड्रियन comes from two Greek words. Mitos means thread and chondrions means granule or grain like. Mitochondria are membrane bound cell organelles that generate most of the chemical energy needed to power the cell's biochemical reactions. Chemical energy produced by the mitochondria is stored in a small molecule called ATP because the formation of ATP is controlled by the powerhouse of mitochondria. इसको हम सिंपली ये कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया. जी बेटा समझा दें शुरू से. बिल्कुल मैं आपको समझा रही हूँ सिर्फ मैंने अभी आपको स्लाइड पढ़ के बताई है. माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर होता है इसकी जो अपीयरेंस होती है ये देख लीजिए इट इज सम वॉट थ्रेड लाइक बल्जिंग स्ट्रक्चर. ये किस तरह का ये देख लीजिए ये एक आपको थ्रेड लाइक फिलामेंट लाइक हॉर्स शू शेप सॉसेज शेप ठीक है इस तरह का आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. दिस इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया. ये वो ऑर्गेनल है विच इज प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक सेल यानी कि यूकैरियोटिक एनिमल सेल में भी होता है यूकैरियोटिक प्लांट सेल में भी होता है. इसका मतलब है कि इसका यूनिफॉर्म फंक्शन है इसका आइडेंटिकल फंक्शन है इसका यूनिफॉर्म फंक्शन है आइडेंटिकल फंक्शन है एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल के अंदर भी. अब माइटोकॉन्ड्रिया अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसकी बात करें इसके फंक्शन की तो इट एक्ट एज अ पावर हाउस ऑफ सेल. ये सेल की बैटरी है. ये सेल की क्या है बैटरी. ये सेल को एनर्जी देती है ऑल्टरनेट सप्लायर ऑफ एनर्जी है.
इट एक्ट एज एन ऑल्टरनेट सप्लायर ऑफ एनर्जी। ये सेल को ऑल्टरनेट वे में एनर्जी देता है व्हेन सेल कंटिन्यूसली इन्वॉल्व्स इन केमिकल एक्टिविटी, क्योंकि सेल के अंदर हर वक्त हर कुछ हो रहा है। सेल के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रही है, सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, सेल के अंदर प्रोटीन पैकेजिंग हो रही है, सेल के अंदर प्रोटीन एंजाइम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, सेल के अंदर ऑटोफेगी का प्रोसेस हो रहा है, ऑटोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है, हर चीज हो रही है ना सेल के अंदर। तो जब सेल तमाम फंक्शंस करता है तो इट कंटिन्यूसली नीड एनर्जी। तो हर वक्त जब सेल को अपने केमिकल रिएक्शंस करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो दैट एनर्जी प्रोड्यूसेस बाय माइटोकॉन्ड्रिया, दैट एनर्जी कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसेस बाय माइटोकॉन्ड्रिया। वो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज अ बैटरी और इट एक्ट एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। यहां तक बात आपको समझ आई? माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज अ बैटरी, एक्ट एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। यहां तक आपको बात समझ आई बेटा? जी मिस। ओके, अब इसके बाद आइएगा नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिखने में कैसा है? These are double membrane bound organelle with their own DNA and ribosome। ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं स्ट्रक्चर के, सुनना साथ साथ कॉपी भी करते जाना, ठीक है? क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर यूं समझ लीजिए कि होल सोल लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा स्पेसिफाई करके इंडिविजुअल नहीं लिखा हुआ। तो ये पॉइंट्स आप जरूर कॉपी डाउन कर लीजिएगा। दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विद देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक फिलामेंट टाइप का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी दो मेम्ब्रेन, वन मेम्ब्रेन इज आउटर मेम्ब्रेन जो कि फेसेस है टुवर्ड्स आउटसाइड, एंड अनदर वन इज इनर मेम्ब्रेन जो कि इंटरनली फेस कर रही है। वन इज आउटर मेम्ब्रेन, वन इज इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन की वजह से इसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कहते हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन की वजह से इसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ अटैच भी हैं। ये नहीं है कि ये एक दूसरे के बराबर बराबर मौजूद हैं, दे एक्चुअली अटैचेस देमसेल्व्स, एक दूसरे को अटैच किया हुआ है, इसीलिए ये कहलाती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अब इनके अंदर क्या होता है जो कि यहाँ पे लेबल नहीं हुआ हुआ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, एवरी सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया, every single mitochondria consists of its own DNA and ribosome, consist of its own DNA and ribosome। हर माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। और आप सबको पता है कि if any cell organelle, if any cell organelle consist of DNA, it means कि that organelle has capability to replicate itself। उस सेल ऑर्गेनल के अंदर ये क्वालिटी होगी कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके, डिवाइड कर सके। तो डीएनए होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड इटसेल्फ, कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीएनए। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस देयर स्पेसिफिक प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस देयर स्पेसिफिक प्रोटीन। उस प्रोटीन का काम क्या है मैं आगे चल के बताऊंगी, ठीक है? उस प्रोटीन का काम क्या है ये मैं आगे चल के बताऊंगी। यहां समझना सिर्फ इस पॉइंट को कि दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर और इनर, साथ साथ इसके अंदर इसका स्पेसिफिक डीएनए है फॉर इट्स सेल्फ रेप्लिकेशन, as well as it consists of ribosome just to produce its specific protein। अब आओ आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इट कवर्स द होल बॉडी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन है, it covers the whole body of mitochondria and it is freely permeable। it is freely permeable का मतलब है it allow all the substances to pass through it। ये अपने अंदर से तमाम substances को पास कर सकता है। इनर मेम्ब्रेन जो है, ये देखिएगा, मेरे पॉइंटर को देखिएगा, इनर मेम्ब्रेन जो है इट कंटेन इंटरनल फोल्डिंग। बच्चा ये देखना, इनर मेम्ब्रेन कंटेन इंटरनल फोल्डिंग। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल फोल्डिंग। दिस इंटरनल फोल्डिंग, ये जो रिजेस हैं, ये जो फोल्डिंग है, दीज फोल्डिंग आर कॉल्ड एज क्रिस्टी।
ये फोल्डिंग क्या कहलाती है? क्रिस्टी कहलाती है। ओके, अब क्रिस्टी के बाद आ जाइएगा, इन बिटवीन दीज क्रिस्टी, ये जो क्रिस्टी है इसके दरमियान में, इट कंसिस्ट ऑफ एन इन, अच्छा, इस क्रिस्टी के दरमियान में एक हमारे पास ये समझ लीजिए कि जेल लाइक एरिया होता है। दिस जेल लाइक एरिया इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। इस क्रिस्टी के दरमियान में ये जो तमाम सरफेस एरिया है, इट इज जेल लाइक, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ठीक है, इन सबका फंक्शन अभी बताऊंगी, सिर्फ आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझिएगा। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, inner folding called cristae. Cristae consists of this gel like area which is called as matrix. इसके बाद यहाँ पे ये देखना, in between the outer and inner membrane, in between the outer and inner membrane, it consists of a intermembranous space. It consists of intermembranous space. ये intermembranous space है जहाँ पे राइबोसोमल प्रोटीन और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे राइबोसोमल प्रोटीन और एंजाइम्स मौजूद होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने देखा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, आउटर एंड इनर, इनर फोल्डिंग क्रिस्टी, क्रिस्टी के साथ इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस है which consists of this gel like area which is called as matrix and it is responsible to produce protein as well as enzyme. यहाँ पे प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं और यहीं पे डीएनए मौजूद होता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। कोई क्वेश्चन बेटा? नो मिस। ओके, मिस ये लिखना जी। है। वैसे ये आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, लेकिन मेरे अपने पास पास अभी एटलीस्ट, है नहीं। हाँ तो बिल्कुल, आप बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना कि आप स्लाइड देखते भी जाइए और कॉपी भी करते जाइए, क्योंकि मैं जब कर अभी रही हूँ। फिजिकल कॉलेज स्टार्ट होंगे तो आई विल चेक योर स्पाइरल, योर नोटबुक, तो आप जरूर कॉपी करते जाइए। ओके। ओके, डन। वेट, यस। अच्छा बेटा, अब बाकी द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई एंड क्लोरोप्लास्ट, ये कल का हमारा टॉपिक है अलॉन्ग विद पास्ट पेपर। कल हमारी 1.5 घंटे की क्लास है, ठीक है, ये मैं इन्फॉर्म भी कर दूंगी एडमिन को। कल हमारी 1 आवर 30 मिनट्स की क्लास है, तो कल ये हम करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।